क्या एक आईएएस अधिकारी एक आईएफएस की तरह फॉरेन में सेटल हो सकता है? ये जवाब बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आप गूगल सर्च भी करेंगे तो भी आपको इसका जवाब सीधा सीधा नहीं मिलेगा। अगर नियम के हिसाब से देखें तो हाँ, आईएएस अधिकारी फॉरेन में जा सकता है और कई आईएएस अधिकारी गए हैं। आज तक कई आईएएस अधिकारी गए हैं, मगर कुछ समय सीमा है। उस समय सीमा के लिए, जैसे 7 साल के लिए आप एक बार में मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 7 साल तक आप किसी एजेंसी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली आपको वापस आना है। अब इसमें कई टेक्निकलिटीज भी हैं। 7 साल के लिए आप गए, मैक्सिमम 10 साल रह सकते हैं, तो 7 साल के बाद तो आपको यहाँ इंडिया वापस आना है, मगर उसके बाद भी अगर आप जा सकते हैं तो 5 साल या 10 साल के लिए नहीं जा सकते, फिर 3 साल ही बचे। पूरी सर्विस जो 30 साल की होगी उसमें आप सिर्फ 10 साल जा सकते हैं मैक्सिमम। एक आईएएस का स्कोप क्या है? हम सोच लेते हैं कि एसडीएम ही बनेगा, डीएम ही बनेगा या डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल। नहीं, इससे आगे भी है स्कोप। इससे आगे स्कोप है यूनाइटेड नेशंस में जाने का। यूएनओ में भी जा सकते हैं आईएएस ऑफिसर, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सार्क में, डब्ल्यूटीओ में, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में डेपुटेशन पर जा सकते हैं आईएएस अधिकारी। जय हिंद। क्या आईएएस ऑफिसर विदेश में जा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल जा सकते हैं। पर क्या वो विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं? ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है और कई लोगों को इसका जवाब नहीं पता है। आज हम इस कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल इजी बना देंगे आपके लिए। देखिए, आईएएस ऑफिसर विदेश में जा सकते हैं, वो जाकर सेटल भी हो सकते हैं, मगर कुछ समय के लिए। कैसे हो सकते हैं, कैसे वो डेपुटेशन पर जाएंगे, क्या कुछ रूल होंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसको आईफोर्स कह देते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1954 से एडमिनिस्टर होती है। यानी कि उन्हें फॉलो करना होता है ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1954। अब उसमें जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करना होगा आईएएस ऑफिसर को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को। अब क्या आईएएस ऑफिसर विदेश में जा सकता है? जवाब है जी हां, वो विदेश में जा सकता है। वो डेपुटेशन पर जा सकता है। डेपुटेशन एक ऐसा जरिया है जिसके तहत वो विदेश में जा सकता है। कितने साल के लिए जा सकता है? आईएएस ऑफिसर विदेश में 7 साल के लिए जा सकता है। 7 साल से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है। उसके बाद आईएएस ऑफिसर आराम से जा सकता है। किन किन महकमों में जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि आईएएस की नौकरी लगभग आईएफएस, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं उनकी तरह है, विदेश सेवा के अधिकारियों की तरह है। उस तरह बिल्कुल नहीं है। देखिए, विदेश सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनका प्रॉपर एक टेस्ट होता है, कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट, जिसे हम बोल देते हैं सीएफएल टेस्ट, है ना। और मान लीजिए किसी का टेस्ट हुआ जर्मन लैंग्वेज में, तो उस आईएफएस ऑफिसर को जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले देशों में ज्यादातर सेवा देने का मौका मिलेगा। तो घूम फिरकर उसकी पोस्टिंग वहीं होगी, उन्हीं देशों में होगी। अब आईएएस जो ऑफिसर है वो अपनी नाम से ही क्लियर होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है। भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, राज्यों का कैसे चलना है, वो उसको देखना है, ना कि विदेशों में जाकर काम करने के लिए ये कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस है। इस तरह का कुछ नहीं है। मगर फिर भी आईएएस अधिकारियों को मौके मिलते हैं और आईएएस अधिकारी जाते भी हैं। अगर वो चाहें तो वो जा भी सकते हैं विदेशों में, मगर ज्यादा समय के लिए नहीं जा सकते। अब ये कैसे होता है? देखिए, जो डेपुटेशन है ना आईएएस ऑफिसर की, वो होती है ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत। उसके जो रूल नंबर 6 है उसका सबसेक्शन 2, फिर द्वारा सबसेक्शन 2, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये डेपुटेशन आगे होती है। अब उसमें क्या लिखा है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक आईएएस अधिकारी अगर विदेश में डेपुटेशन पर जाना चाहता है तो वो अपने कैडर में 9 साल की सेवा पूरी कर चुका हो। मतलब कि जब आप भर्ती हुए, मान लीजिए आप भर्ती हुए साल 2020 में, तो 9 साल आपके होंगे 2029 में पूरे। तो 2029 में आप एलिजिबल हो जाएंगे विदेश में जाने के लिए डेपुटेशन पर। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, 30 साल की सर्विस में 10 साल से ज्यादा आप डेपुटेशन पर नहीं रह सकते। ठीक है, एक तो आप अगर एक बार जाएंगे तो 7 साल मैक्सिमम रह सकते हैं, मगर पूरे जो 30 साल की सर्विस है उसमें आप 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। 7 साल एक बार, उसके बाद 3 साल जो बाकी के बचे वो अलग टाइम में रह सकते हैं, मगर 7 साल को एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 7 साल रह सकते हैं, जहां भी रह लीजिए
जो भी कोई पोस्ट निकलेगी डेप्यूटेशन पर आप रह सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है वो है कि एक डेप्यूटेशन के बाद जो आपकी अगली डेप्यूटेशन होगी उसमें 3 साल का अंतराल होना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अब ये कैसे? जैसे आप 7 साल के लिए गए, मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस चले गए, वहां पर 7 साल बिताए, फिर वापस आ गए, फिर 3 साल तक आप कहीं डेप्यूटेशन पर नहीं जा सकते। उसके बाद जो अगली डेप्यूटेशन होगी वो 3 साल का पीरियड भारत में बिताने के बाद फिर अगली डेप्यूटेशन आपकी शुरू होगी। ये बात समझ आ गई। अब 5वां पॉइंट इसमें क्या होता है कि ये जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं ये नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं उन पर लागू नहीं होते। उनको लेकर एक 27 दिसंबर 2006 को गाइडलाइंस जारी हुई थी, वो गाइडलाइंस इस मामले में लागू होती हैं उन पर। मगर बाकी जो नॉर्थ इंडिया के, वेस्ट इंडिया के, साउथ इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं उन पर ये गाइडलाइंस जो मैंने बताई हैं ये लागू होती है। अब आप डेप्यूटेशन पर कहां जा सकते हैं? देखिए, एक आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा कहां सकता है आखिर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। पहले तो आप यूएनओ में जा सकते हैं, या यूएन की कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर भी जा सकते हैं डेप्यूटेशन पर, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक में जा सकते हैं डेप्यूटेशन पर। एक आईएएस अधिकारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी जा सकता है, आईएमएफ में भी जा सकता है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी जा सकता है डेप्यूटेशन पर। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेप्यूटेशन। ठीक है, तीसरा है एक आईएएस अधिकारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए जिसे बोलते हैं, एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे बोलते हैं, एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सार्क। ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें मिल भी जाती है इस तरह की डेप्यूटेशन। कई आईएएस अधिकारी ऐसी संस्थाओं में, इन संस्थाओं में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। कईयों का इंटरेस्ट है काम करने का, ठीक है, तो वो जाते हैं। अब इसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। कुछ संस्थाएं वियना कन्वेंशन के तहत बनाई गई थी। जो वियना कन्वेंशन के तहत बनी है, बायलैटरल बॉडीज जो हैं, उनमें भी आईएएस ऑफिसर डेप्यूटेशन पर जा सकते हैं। अब जैसे कुछ एम्बेसीज बनी है वियना कन्वेंशन के तहत, और कुछ बॉडीज बनी है, कुछ संस्थाएं बनी है। संस्था जैसे कौन सी संस्था बनी है वियना कन्वेंशन के तहत? यूसैड, USAID, ये बनी है वियना कन्वेंशन के तहत। पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें एक आईएएस अधिकारी, भारत का आईएएस अधिकारी, भारत का आईपीएस अधिकारी, फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी भी डेप्यूटेशन पर जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगली संस्था है DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें भी डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है एक आईएएस ऑफिसर। उसके बाद NORAD, NORAD, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इसमें भी एक आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा सकता है। तो ये कुछ संस्थाएं हो गई जो मैंने आपको बताई। अब पांचवें जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी एक आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा सकता है। अब इंटरनेशनल एनजीओज कौन से हैं आप सोचेंगे? रेड क्रॉस, जगह जगह आपने देखा होगा, रेड क्रॉस में जा सकता है एक आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर। उसके बाद एक्शन एड, गूगल कर लेना आपको मिल जाएगा, एक्शन एड, इसमें भी डेप्यूटेशन पर जाया जा सकता है। इसके बाद आगा खान फाउंडेशन, इसमें भी डेप्यूटेशन पर जाया जा सकता है। फिर है फोर्ड फाउंडेशन, इसका तो नाम आपने काफी सुना होगा, फोर्ड फाउंडेशन में भी एक आईएएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा सकता है। देखिए, जिन एनजीओज में डेप्यूटेशन पर कोई आईएएस अधिकारी जाएगा उसमें क्लियर सा एक डेफिनेशन ये है कि जो इंटरनेशनल एनजीओज भारत को फंड देते हैं उनमें एक आईएएस अधिकारी जा सकता है। इन एनजीओज में जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की प्रायर परमिशन चाहिए होती है, उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद ही एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा सकता है। यह बात तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब ये डेप्यूटेशन पर जाने का मामला आखिर सेटल कैसे होता है? एक आईएएस ने अप्लाई कर दिया, क्या उसी से सेटल हो जाता है? नहीं। जब आप अप्लाई करेंगे, जब एक आईएएस अफसर अप्लाई करेगा, उसके बाद एक कमेटी बनेगी, और कमेटी भी बहुत सीनियर ऑफिसर्स की बनती है। उस कमेटी में
भारत के सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं उसके चेयरमैन, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो उसके चेयरमैन होंगे। अब देखिए, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए जो हो गए इस कमेटी के चेयरमैन, उसके बाद इस कमेटी में होंगे सेक्रेटरी पर्सोनेल, ठीक है, डीओपीटी के जो सेक्रेटरी होंगे ना, सेक्रेटरी पर्सोनेल, वो इसमें मेंबर होंगे। इसके साथ ही इस कमेटी में फाइनेंस सेक्रेटरी को रखा जाएगा। और यदि कोई आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी वियना कन्वेंशन के तहत, जो मैंने संस्थाएं बताई है ना चौथे पॉइंट में, वियना कन्वेंशन के तहत जैसे जो बायलैटरल बॉडीज हैं, कोई एम्बेसीज हैं, या फिर यूसैड नाम की ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैंने आपको बताई, डीएफआईडी बताई, एनओआरएडी नोराड बताई, इनमें अगर किसी ने अप्लाई किया है जाने के लिए तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी भी इस कमेटी में शामिल होंगे। और वो एक काफी डेलिब्रेशंस होती हैं कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट में इस आईएएस अधिकारी का डेपुटेशन में जाना सही है। तो उसके बाद अगर सही पाया गया और अगर सरकार सोचती है, कमेटी सोचती है, तो उसके बाद अप्रूव कर दिया जाता है। अब ये डेपुटेशन होगी 7 साल के लिए। 7 साल के दौरान आईएएस अधिकारी को फॉरेन में रखा जाएगा, वो आराम से रह सकता है, वहां पर सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। और जो एक आईएएस अधिकारी को इंडिया में सुविधाएं मिलती है ना, जैसे कि प्रोविडेंट फंड और बाकी इंश्योरेंस और ये वो सारी सुविधाएं एक आईएएस अधिकारी को फॉरेन में भी मिलेंगी, हर तरह की सुविधा मिलेगी। और जितने टाइम वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा उतने टाइम उस आईएएस अधिकारी की सैलरी वही ऑर्गेनाइजेशन देगी। मान लीजिए कि आप यूनाइटेड नेशंस में एक आईएएस अधिकारी चला जाता है डेपुटेशन पर, तो यूनाइटेड नेशंस ही उस आईएएस अधिकारी की सैलरी देगी जितने टाइम वो वहां पर डेपुटेशन में रहेगा। अब उसकी सैलरी यूएनओ को कैसे पता लगेगी कि भाई इस आईएएस की कितनी सैलरी है? वो सैलरी बताएगी भारत सरकार कि भाई हमारे ये आईएएस अफसर है, इस ग्रेड के आईएएस अफसर है, ये आपके यहाँ इतने साल रहेंगे, इनकी सैलरी इतनी है, तो आपको इनको मिनिमम इतना पे करना है। तो उस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस आपको सैलरी देगा। तो यूनाइटेड नेशंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मगर अगर आप एक आईएएस अधिकारी किसी भी संस्था में जाएगा तो उसको उसी संस्था के हिसाब से, उसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसी एम्बेसी या जो भी है, तो वहां पर उसी एनजीओ के हिसाब से कुछ भी है, तो वहां पर सैलरी जो है भारत सरकार के हिसाब से ही दी जाएगी। जो भारत सरकार कन्वे करेगी वही सैलरी वो संस्था देगी। तो यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जब डेपुटेशन का टाइम होगा तो डेपुटेशन के समय पर आईएएस अधिकारी की तनख्वाह वो ऑर्गेनाइजेशन देगी जिसमें वो काम करेगा। मतलब 7 साल के लिए अगर गया तो 7 साल में वो संस्था देगी। मान लो यूनाइटेड नेशंस गया तो यूनाइटेड नेशन 7 साल आईएएस अधिकारी की तनख्वाह देगी। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा पॉइंट। दूसरा ये है कि आईएएस अधिकारी, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी प्रोफेशनल सर्विस नहीं है कि ये फॉरेन में या फॉरेन रिलेशंस को लेकर स्टडी करते हैं या इनकी ट्रेनिंग होती है, उस तरह की नहीं होती है। तो इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब्स में इन्हें भेजा जाता है। अच्छा, एक और चीज है जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करना मैंने अभी तक नहीं किया है। जैसे कुछ कंट्रीज है वहां पर चुनाव होते हैं, तो चुनाव में भी भारत के अधिकारियों को बुला लेते हैं। अब जैसे मुझे याद है कि मॉरिशस में चुनाव हुआ था, तो मॉरिशस ने भारत से मांगे थे चुनाव आयोग से कि कुछ अधिकारियों को भेजिए ताकि हम यहाँ पर चुनाव कंडक्ट करवा सकें। उनके पास अपना मैकेनिज्म, इतने अच्छे अधिकारी नहीं थे, तो चुनाव आयोग से अधिकारी मांगे गए। चुनाव आयोग ने फिर पैनल बनाया अधिकारियों का, उसमें आईएएस अफसर भी होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन सर्विस के या और भी किसी कैडर के अधिकारी हो सकते हैं। तो वो चुनाव आयोग में जितने भी अधिकारी हैं तो उनमें से एक पैनल बना देते हैं, वो अधिकारी उस कंट्री में चले जाते हैं, मगर सेटल होने के हिसाब से नहीं जाते। कुछ समय सीमा के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। अब जैसे चुनाव कंडक्ट कराने हैं तो 3 महीने के लिए आप चले जाएंगे, वहां पर रहेंगे, वहां पर चुनाव करवाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो मतलब इस तरह की प्रोसेस होती है। कई देशों में उस तरह का सिस्टम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि चुनाव सही मायने में कंडक्ट कैसे करवाए जाने हैं। भारत एक बहुत ही सफल लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है और सफल डेमोक्रेसी भी है। तो इसके लिए आप ये मानिए कि दुनिया के देश भारत के चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अधिकारियों को भेजिए, हमारे अधिकारियों को समझाएं कि आखिर ये सिस्टम कैसे चलेगा। तो ये कुल मिलाकर एक आईएएस अधिकारी की डेपुटेशन फॉरेन में कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बताया। एक चीज याद कर लीजिए कि जो भी डेपुटेशन होगी, कितने समय के लिए होगी, कैसे होगी, तो वो सब जो है वो निर्धारित करते हैं ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1954। उसके तहत ये डेपुटेशन होगी। 7 साल का जो मैंने पीरियड बताया वो उसी तरह रहेगा।
10 साल से ज्यादा की डेप्यूटेशन नहीं हो सकती। अगर 30 साल की सर्विस है तो उसमें 10 साल से ज्यादा डेप्यूटेशन नहीं हो सकती। जैसे आप 7 साल के लिए गए, 7 साल के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा, और अगर आप फिर जाना चाहते हैं तो उसके बाद सिर्फ 3 साल ही बचते हैं। 10 में से 7 साल पहले चले गए आप, 3 साल फिर जा सकते हैं, उसके बाद आपको इमीडिएटली भारत वापस आना है। तो ये सर्विस रूल्स बने हुए हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एक एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है। तो आपके सवाल का जवाब शायद मेरे इस वीडियो से मिल गया होगा कि आईएएस अधिकारी सेटल तो हो सकता है, मगर कुछ समय के लिए ही हो सकता है, परमानेंटली किसी भी देश में सेटल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हाँ, आईएएस अधिकारी अगर घूमने किसी भी देश में जाना चाहता है तो वो आराम से जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ऐसी वीडियोस मैं भविष्य में बनाता रहूंगा। जय हिंद।